हेलो। नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आप लोग आशा करती हो बहुत ज्यादा स्वस्थ मस्त व्यस्त होंगे और आपकी तैयारी एकदम ललन टॉप चल रही होगी। ठीक है। तो जैसे कि आज की जो मैं क्लास लेने वाली हूँ वो लॉ के एक चैप्टर की क्लास लेने वाली हूँ। तो जो आज हम लॉ के अंदर कवर अप करने वाले हैं, तो न्यू स्कीम के हिसाब से तो आज हम लॉ के अंदर बच्चा लोग कवर करेंगे आपका चैप्टर नंबर 3 एंड द चैप्टर नंबर रिलेटेड टू, जो आपका चैप्टर नंबर 3 है और जो चैप्टर नंबर आपका रिलेट करता है प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटी। प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटी। ठीक है। तो ये चैप्टर नंबर 3 है। ये एग्जाम्स में मैम कितने नंबर का आता है, तो इसमें से आपका एग्जाम्स के अंदर आपका वो एक क्वेश्चन जरूर आता है जो कि 5 मार्क्स का, आप यहाँ से 5 मार्क्स का वेटेज रख सकते हैं। ठीक है। तो यानी कि अगर आपने ये चैप्टर पढ़ लिया तो ये चैप्टर में आप 5 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। ठीक है। ओके। तो प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट, ये चैप्टर कहता क्या है स्टडी मटेरियल से कवर अप कराऊंगी। तो कितनी क्लासेस आएंगी मैम इस चैप्टर की, तो इस चैप्टर की आपकी 2 क्लासेस आएंगी। तो दिस इज अ क्लास 1, ये आपकी क्लास 1 है। तो इसके 2 पार्ट्स आएंगे, तो ये चैप्टर आपका 2 पार्ट्स में कवर अप होगा। ठीक है। क्या प्रोसीजर रहेगा? प्रोसीजर रहेगा आपका स्टडी मटेरियल। प्रोसीजर रहेगा आपका स्टडी मटेरियल, क्योंकि स्टडी मटेरियल के अगर आप मेरे साथ मेरी क्लास में बैठ के अगर आप स्टडी मटेरियल के एग्जांपल्स कवर अप कर सकते हैं तो इससे बड़ी और कोई बात नहीं होगी। ठीक है। सो फर्स्ट थिंग, कुछ क्वेश्चंस के आंसर जो बच्चे सोचते हैं, जो बच्चों को चाहिए होता है, क्या मैम लॉ के अंदर हमें सेक्शंस याद रखने की जरूरत है? तो जी आंसर है, अगर आप याद रख सकते हैं तो वेल एंड गुड है। अगर आप याद नहीं रख पाते तो इट्स ओके, कोई बात नहीं। अगर आपको एग्जाम में याद नहीं आ पा रहा है तो प्लीज गलत सेक्शंस को मत लिखिएगा। दूसरी बात, मैम हमें कैसे पता चलेगा कि ये क्वेश्चन कौन से सेक्शंस में पूछा गया? अगर सेक्शन नंबर दे दिया तो हमें कैसे पता चलेगा? बेटा आपके इंटर लेवल के अंदर एग्जामिनर जो क्वेश्चंस देते हैं वो क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन अगर सेक्शंस दे रखे हैं, जैसे कि बोलेंगे सेक्शन 96, एज पर द सेक्शन 96 विच इज रिलेटेड टू द आईजीएम, तो वहां पे आपको उस क्वेश्चन में कहीं ना कहीं हिंट दे रखा होगा, चाहे वो स्टडी मटेरियल, चाहे वो केस लॉ से रिलेटेड हो, चाहे कैसा हो। ठीक है। नाउ थर्ड थिंग, मैम इसमें क्या अमेंडमेंट है लॉ के अंदर? तो लॉ के अंदर कुछ ज्यादा अमेंडमेंट नहीं है, क्योंकि आपको पता है आपका लॉ जो कॉर्पोरेट लॉ है वो आपका 60 मार्क्स का आता है। अदर लॉज जो आते हैं आपका, वो आपका 30 मार्क्स का कवर करता है, और 10 नंबर का आपका एलएलपी एक्ट यानी कि लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट आता है। तो इस तरीके से बाइफिकेशन है। क्लियर हो गया या नहीं हो गया? यस। लॉ में मेन अमेंडमेंट यही है कि इसके अंदर एलएलपी जो पहले सीए फाउंडेशन में हुआ करता था वो आपके में डाल दिया गया है, और जो पहले नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट और कॉन्ट्रैक्ट होता था वो खत्म कर दिया गया है। तो यहाँ पे हम लोग ने चैप्टर नंबर 3 पहले कवर करेंगे, अलॉटमेंट एंड प्रोस्पेक्टस। ठीक है। तो सबसे पहले व्हाट इज अ रोड मैप ऑफ दिस चैप्टर? तो सबसे पहले रोड मैप क्या है कि इस चैप्टर में आपको कवर क्या करना है, तो मैं मेन आपको टॉपिक बताती हूँ जिसमें से एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस बनते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, आपका मेन मॉड्यूल में बहुत कुछ दे रखा है, पढ़ेंगे सारी चीजें, लेकिन मेन फोकस किस पे करना है? तो सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ प्रोस्पेक्टस, कि प्रोस्पेक्टस होता क्या है। सेकेंड चीज आती है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द डीम्ड प्रोस्पेक्टस? डीम्ड प्रोस्पेक्टस, ये चीज आपको याद रखनी है, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर में से। थर्ड चीज जो है वो होता है जो 3 टाइप्स के आपके प्रोस्पेक्टस होते हैं। कौन कौन से आपके 3 टाइप्स के प्रोस्पेक्टस होते हैं? एक होता है आपका शेल्फ प्रोस्पेक्टस। ओके। एक होता है आपका अपराइज प्रोस्पेक्टस। अपराइज प्रोस्पेक्टस। ओके। एक होता है आपका आरएचपी फिफ्थ, रेड हायरिंग प्रोस्पेक्टस। कौन सा होता है बच्चे पार्टी? रेड हायरिंग प्रोस्पेक्टस। ओके। एंड जो इसमें से लास्ट है वो है कि सम रूल्स रिलेटेड टू सम सेक्शन रिलेटेड टू प्रोस्पेक्टस। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट है प्रोस्पेक्टस के अंदर, राइट। तो मेन इंपॉर्टेंट चीज है कि यहाँ पे आपको प्रोस्पेक्टस के अंदर सारे क्या चीज लिखनी है। ठीक है। द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर इज रिलेटेड टू द अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटी। सेकेंड पार्ट कौन सा है इस चैप्टर का? अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज है, ये सेपरेट पार्ट है। ठीक है। तो बेसिकली इस चैप्टर के अंदर आपको ये 6 चीज मेन जिसमें से क्वेश्चन ओरिएंटेड बनता है विद एन एग्जांपल्स आपको कवर करने हैं, और जो सेकंड पार्ट है अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटी वो कवर करना है। ठीक है। इस क्लास के एंड तक बने रहना, क्योंकि मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दिखाऊंगी विच इज कि एक्चुअली में किसी भी लिमिटेड कंपनी का प्रोस्पेक्टस प्रोस्पेक्टस कैसे इशू किया जाता है, क्या किया जाता है।
ठीक है, तो अब हम यहाँ पे चलते हैं। सबसे पहले प्रोस्पेक्टस का मतलब क्या जानते हैं कि बच्चों लोग प्रोस्पेक्टस का मतलब क्या होता है। स्टडी मटेरियल जो बच्चे सोच रहे हैं मैम अभी तक आपने स्टडी मटेरियल लिखा, स्टडी मटेरियल्स में लेके आऊंगी, पहले आप यहाँ पे पहले मतलब समझिए। तो सबसे पहले प्रोस्पेक्टस का मतलब क्या होता है। ये प्रोस्पेक्टस होता क्या है। आपने सीए में एडमिशन लिया होगा तो ऑब्वियस की बात है आपको एक डॉक्यूमेंट मिला होगा, एक बुक मिली होगी, एक बुकलेट मिली होगी जिसमें हिस्ट्री, सीए ऑर्गेनाइजेशन कब एस्टेब्लिश हुआ, हिस्ट्री दे रखी होगी, प्रेजेंट दे रखा होगा कि कौन चेयरमैन है, क्या क्या न्यू स्कीम्स आ रही हैं, क्या नहीं न्यू स्कीम्स आ रही हैं, और लास्ट में क्या दे रखा हो, मिशन एंड विजन, इस तरीके का कुछ होता है। और लास्ट में आप कह रहे हो मैम फॉर्म होता है जिसमें हमें डीटी भर के देना पड़ता है। सेम एज प्रोस्पेक्टस क्या होता है। प्रोस्पेक्टस क्या होता है, एक ऑफर होता है, ऑफर ऑफ इनविटेशन होता है, ऑफर ऑफ एन इनविटेशन। याद रखिए, मैं यहां से दिखाती हूँ। एक प्रोस्पेक्टस क्या होता है। प्रोस्पेक्टस का मतलब होता है एक ऑफर डॉक्यूमेंट। ठीक है, प्रोस्पेक्टस क्या है, एक ऑफर डॉक्यूमेंट। ओके, सो सो दैट्स थिंग। ओके, सो यहाँ पे तो प्रोस्पेक्टस इज एन ऑफर डॉक्यूमेंट। एक क्या होता है, ये ऑफर डॉक्यूमेंट होता है। ठीक है, ऑफर डॉक्यूमेंट कंटेन होता है विच इज इनवाइटिंग एप्लीकेशन, विच इज यूज टू बी इनवाइटिंग एप्लीकेशन। ओके, फ्रॉम जर्नल पब्लिक, फ्रॉम जर्नल पब्लिक, फ्रॉम जर्नल पब्लिक, ओके, टू इन्वेस्ट इन द कंपनी। तो ये मैंने बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको प्रोस्पेक्टस के मीनिंग की डेफिनेशन समझाने की कोशिश की है। टू इन्वेस्ट इन दी कंपनी। देखिए बच्चा, प्रोस्पेक्टस का मतलब देखो, समझो प्रोस्पेक्टस का मतलब क्या होता है कि आप जबरदस्ती किसी को भी पकड़ के नहीं ला सकते। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इसका मैं एक बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल देती हूँ जिससे आप समझेंगे। अब आपको जबरदस्ती किसी ने तो नहीं बिठाया ना कि तुम सीए में एडमिशन लो। अब कई बच्चे बोलेंगे नहीं मैम हमारे पेरेंट्स ने बिठाया। तो यहाँ अपने सीए इंस्टीट्यूट ने तो तुम्हें नहीं पकड़ा था ना कि तुम लोग आओ और हमारे में एडमिशन लो, नहीं। तो तुम गए, तुमने इंटरेस्ट दिखाया, तुमने उनकी बुकलेट खरीदी, लास्ट में क्या बोला कि आपको एडमिशन लेने के लिए ये धनराशि हमारे इंस्टीट्यूट में डीडी की फॉर्म में सबमिट करनी पड़ेगी जिस भी लेवल पे आप ले रहे हैं एडमिशन। सेम एज है, कंपनी क्या होती है कि जो पर्सन कंपनी में इन्वेस्ट करने के इच्छुक होते हैं, जो पर्सन कंपनी में इन्वेस्ट करने में इंटरेस्टेड होते हैं, भैया उनको एक कंपनी का लेखा जोखा चाहिए होता है। राइट, कंपनी कैसी है, कब बनी, कौन मेंबर्स हैं, कैसे परफॉर्म कर रही है, क्या मिशन एंड विजन है, क्या प्रेजेंट करंटली स्टेटस है। और सेकेंड थिंग कि अगर हम अपनी अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स लगाएंगे तो कंपनी हमें क्या रिटर्न देगी, यानी एज अ फॉर्म ऑफ डिविडेंड और एज अ फॉर्म ऑफ ईपीएस। क्लियर। तो उस वो चीजों को एक्सप्लेन करता है एक डॉक्यूमेंट जो कि कंपनी की तरफ से जारी किया जाता है, जो कि रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनीज के में रजिस्टर होता है। इसको क्या बोला जाता है, प्रोस्पेक्टस। देखिए मेरी बात ध्यान रखिए, प्रोस्पेक्टस एक डॉक्यूमेंट है। जो भी डॉक्यूमेंट आप जर्नल पब्लिक में इशू करते हैं वो डॉक्यूमेंट क्या बन जाता है, प्रोस्पेक्टस। राइट, फॉर एग्जाम्पल एक डॉक्यूमेंट है जो आपके प्रोडक्ट्स की वेरिएशन दिखाता है, उसको कैटलॉग्स बोलते हैं। राइट, वैसे ही आप जब डॉक्यूमेंट, एक कॉमन डॉक्यूमेंट हर एक पब्लिक के लिए, हर एक पर्सन के लिए एप्लीकेबल है कि उसको पढ़े और उसके बारे में जान पाए। और अगर आप इच्छुक हैं, इंटरेस्टेड हैं, तो हमारी कंपनी में इंटरेस्ट इन्वेस्ट कर सकते हैं। उस ऑफर डॉक्यूमेंट को क्या बोला जाता है, आपका प्रोस्पेक्टस। लेकिन वही कंपनी जो है क्या करती है, ब्रोकर से, पब्लिक के थ्रू नहीं, प्राइवेट के थ्रू, प्राइवेट मतलब जो प्राइवेट कंपनीज या एंकर इन्वेस्टर्स होते हैं, वेंचर कैपिटल्स होते हैं, जो प्राइवेट के थ्रू भैया क्या होता है कि आप पैसा इन्वेस्ट करवाना चाहते हैं तो उसको आप क्या बोलते हैं, सिर्फ ऑफर डॉक्यूमेंट। अगर आप लोग शार्क टैंक कभी आपने देखा है तो वहां पे वो वेंचर कैपिटल वाले इन्वेस्टर्स बैठे हैं, जो भी आपके शार्क्स हैं वहां पे। तो वहां पे कोई भी इतनी सारी कंपनीज आई हैं, वो पब्लिक से पैसा नहीं उठा रही है, जनरल पब्लिक से, वो उन इन्वेस्टर से पैसा उठा रही है। तो उस केस में वो कंपनी उनको डॉक्यूमेंट, ऑफर डॉक्यूमेंट्स देती है। आपने देखा होगा शार्क उसे पूछते हैं, एक फाइल लेके बैठे होते हैं, तो व्हाट इज दैट, दैट इज ऑफर डॉक्यूमेंट। और वो इन्वाइट करते हैं कि हमारी कंपनी में आके आप 1 करोड़ 3% के इक्विटी शेयर होल्डर्स पे दीजिए, डेट्स में दीजिए। राइट, तो प्रोस्पेक्टस का मतलब है कि जब आप जनरल पब्लिक के लिए निकालते हैं ये सारी चीजें, उसको, उस ऑफर डॉक्यूमेंट को क्या बोला जाता है, प्रोस्पेक्टस। इतनी बात समझ में आई, मीनिंग समझ में आया प्रोस्पेक्टस का, क्लियर और नॉट। चलिए
आप शुरू करते हैं मॉड्यूल से। तो ये आपका इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल है, पैनिक होने की जरूरत नहीं है। मैंने इंटरनेट से डाउनलोड किया है, इसलिए ये ब्लू और व्हाइट में दिख रहा है। आपके पास अगर जिन भी बच्चों के पास हार्ड कॉपी है तो वो हार्ड कॉपी में आपको ब्लैक एंड व्हाइट में मिला होगा। अच्छा, एक और बात सुन लीजिए बच्चों, कि यहाँ पे सीरियस स्टडीज ही होती है कि जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं, कि जो कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर पाते या जो समझ में नहीं आया, मतलब कोचिंग ले चुके हैं लेकिन एग्जैक्ट मीनिंग में नहीं समझ में आया और अंदर से लालसा है कि मैम हमें तो समझ के पढ़ना है, वही यहाँ पे आए। और इसको अगर आपको ऐसा लगता है कि ये क्लासेस आपके लिए हेल्पफुल रहने लगी हैं तो आप इसको शेयर कर सकते हैं। और अगर भैया आप रियली में इंटरेस्टेड है कि मैम यस इस तरीके से समझ के पढ़ाइए, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग से पढ़ाइए, तो आप सब्सक्राइब का बटन दबा के जा सकते हैं। अदरवाइज तो डोर्स आर ऑलवेज ओपन, अगर आप सब्सक्राइब भी नहीं दबाएंगे तो भी ये क्लासेस चलती रहेंगी। बट थोड़ा सा मोटिवेशन हमें भी मिल जाता है कि बच्चों को ये चीजें पसंद आ रही है, तो लाइक भी बटन प्रेस कर देना, ठीक है। लेकिन कोई कंपल्शन नहीं है भाई। ओके, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज कि हमें इस चैप्टर में करना क्या है। देखो बच्चा पार्टी, सेल्फ स्टडी कर रहे हो, यूट्यूब स्टडी कर रहे हो, कहीं से भी पढ़ रहे हो, तो सबसे पहले मॉड्यूल को मत भूलना, स्पेशली लॉ और ऑडिट में, क्योंकि यहाँ पे ना इंस्टीट्यूट ने साफ मेंशन कर रखा है कि आप लोगों के जो कंसेप्ट होंगे वो कंसेप्ट आपके केस लॉ बेसिस पे टेस्ट होंगे। अच्छा, एक ये भी है कि अगर आप लोग का सेकंड ग्रुप है या जो भी है, अगर आपका फर्स्ट ग्रुप क्लियर है तो सेल्फ प्लेस मॉड्यूल में भी ये कंपलसरी सब्जेक्ट है, जो सेल्फ प्लेस मॉड्यूल आपको देना पड़ेगा। क्लियर हो गया, इसलिए कॉर्पोरेट लॉज का ये भी सब्जेक्ट है। नाउ फर्स्ट, प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट, तो बेटा इसके अंदर हम कितने सेक्शन से डील करते हैं। मैं आपको कोई हाई फाई वो नहीं बनवाऊंगी कि ऐसे बनाओ ऐसे बनाओ, क्योंकि आप लोग क्या करते हैं कि अगर जब मैं आपको बनवाऊंगी तो ऑब्वियस की बात है आप इस मॉड्यूल को छोड़ देंगे और वहां पे चले जाएंगे, तो जिससे हमारा आप मेन कंसेप्ट से डाइवर्ट हो पाएंगे, डाइवर्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे जो जरूरत होगी मैं वहीं पे लिखूंगी, आप भी मॉड्यूल पे वहीं पे नोट डाउन कीजिए, राइट। जिन बच्चों को ये थोड़ी बकवास फालतू लग रही है तो थोड़ा सा कट करके आगे देख सकते हैं, राइट। लेकिन ये चीज है, तो प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज डील करता है सेक्शन 23 से सेक्शन 42 तक। अब याद रखिए जो प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ शेयर है, दो टाइप्स की कंपनी। अच्छा, तो याद ही रखिए कि यहाँ पे आपके टू टाइप्स की कंपनीज होती हैं। कंपनीज तो आपको पता ही है ना कौन सी कंपनीज होती है, ये तो बताने की जरूरत नहीं है, बचपन से पढ़ते आ रहे हो मैडम। एक होती है पब्लिक कंपनी, एक होती है प्राइवेट कंपनी। पब्लिक कंपनी भी दो टाइप्स की होती है मैडम, ये कौन सी बात करी, एक होती है आपकी लिस्टेड कंपनी, एक होती है आपकी अनलिस्टेड कंपनी। ना प्राइवेट कंपनी क्या होती है, जो भैया प्राइवेटली ओन करती है, जिसमें कि आपके मेंबर्स जो होते हैं वो 200 मेंबर से ज्यादा नहीं हो सकते। पब्लिक कंपनी में इनफाइनाइट नंबर ऑफ मेंबर्स होते हैं, क्योंकि ये पब्लिक से अपना पैसा रेज करती है और उनके पैसे रेज से एक्सपोजर करती हैं, अपने प्रोजेक्ट्स में लगाती हैं और इन रिटर्न उनको ईपीएस या फिर डिविडेंड देती हैं। अब यहाँ पे भी आपकी पब्लिक लिमिटेड कंपनी भी दो टाइप की है। एक है लिस्टेड। लिस्टेड कंपनीज वो होती है बेटा कि जिसके शेयर्स आपके स्टॉक एक्सचेंज में, रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, यानी कि जिनके शेयर्स फ्रीली ट्रेडेड हो रहे हैं, जैसे कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। अनलिस्टेड कंपनीज वो होती है जिनके शेयर्स स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड नहीं होते। जैसे आप शार्क टैंक पे देखते हैं तो सारी वो लिस्टेड कंपनीज के शार्क्स बैठे हुए हैं, क्योंकि उनके नेशनल स्टॉक एक्सचेंज या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में शेयर्स लिस्टेड हो रहे हैं। लेकिन ऐसी बहुत सी कंपनीज हैं जो लिमिटेड हैं लेकिन उनके शेयर्स भी अभी रजिस्टर्ड नहीं है। भैया शेयर्स रजिस्टर कराने हैं तो सेबी के कंप्लायंस करनी पड़ेगी। सेबी का कंप्लायंस करना है तो भैया आपको बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ेंगे। ना प्राइवेट कंपनीज क्या होती है ये आपको पता है, जो पब्लिक नहीं है। ना आपको फर्दर सेक्शन से डील क्या करना है, तो फर्स्ट आपको इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस है, तो सेक्शन 23 से लेकर सेक्शन 23, 26, 29 सेक्शन याद करने की जरूरत नहीं है, बट मैं आपको एक ओवरव्यू दे रही हूँ ताकि अगर आपको थोड़ा बहुत भी याद रह जाए कि इस सेक्शन से इस सेक्शन के बीच में कोई क्वेश्चन पूछा गया है तो ये इस चैप्टर से रिलेटेड है। इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस, सेकंड इज अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटी, 39 पेनल्टीज एंड प्राइवेट प्लेसमेंट। तो हमें कुल मिला के इस चैप्टर के अंदर आपको जो 4 टॉपिक ब्रॉड ब्रॉड हेडिंग के करने हैं। अच्छा, तो मैं ये मान के चल रही हूँ कि हाँ आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। तो अगर आपको कुछ भी चीज समझ में नहीं आई है या आप कोई सजेशन देना चाहते हैं या कुछ पूछना चाहते हैं डाउट का या सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई क्वेरी करना चाहते हैं तो भैया प्लीज जाके कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट कर सकते हैं, मैं आपकी सारी क्वेरीज का जवाब दूंगी व्हेन आई सी द कमेंट। ओके, यस, एंड डोंट कंपेयर एनीथिंग एनीवन विद अदर्स, क्योंकि आप
जो सीए कर रहे हैं आप भी दूसरे बच्चे से जैसे नहीं है, आपकी एक अलग स्पेशलिटी है, आपकी अलग क्वालिटी है, एक दूसरे सीए स्टूडेंट की अलग स्पेशलिटी है। तो अपना जो माइंडसेट ये बना हुआ है ना फोमो का, वो माइंडसेट प्लीज आप सही कीजिए, क्योंकि माइंडसेट ठीक करेंगे, माइंड को काम रखेंगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। क्लियर। नाउ सेक्शन 23 क्या कहता है? फर्स्ट सेक्शन 23 बेटा दो बातों की बात करता है। सबसे पहले व्हाट इज पब्लिक ऑफर एंड व्हाट इज प्राइवेट प्लेसमेंट। तो नाम से ही समझो पब्लिक ऑफर क्या होता है, जो पब्लिक के लिए दिया जाता है कि आओ हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करो। आपको शादी ब्याह का इन्विटेशन आता है, वो क्या है? वो आपको खाने के लिए बुला रहे नहीं बेटा, तुम शादी में जाओगे तो कुछ ना कुछ कन्यादान डाल के आओगे तो मेरे को ऑफर है। लेकिन कई बच्चे कहेंगे मैडम हम तो ऐसे आ जाते, तो तुमसे बड़ा ढीठ कोई नहीं है, याद रखिएगा। नाउ पब्लिक ऑफर के बारे में आपका जो मॉड्यूल आपका क्या कह रहा है बच्चा लोग? तो मॉड्यूल क्या कह रहा है आपका पब्लिक ऑफर के बारे में? पब्लिक ऑफर के बारे में आपका मॉड्यूल कब बोलता है? तो पब्लिक थ्रू प्रोस्पेक्टस, यानी पब्लिक से आप पैसा रेज करने के बारे में बात कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं पब्लिक ऑफर। लेकिन प्राइवेट प्लेसमेंट्स का मतलब क्या होता है कि आप बड़े बड़े वेंचर से करते हैं। तो मैं इससे ज्यादा बढ़िया एग्जांपल नहीं होता कि शार्क टैंक में जो लोग आए थे, जिन लोगों ने नहीं किया, आप यूट्यूब पे शार्क टैंक टाइप कीजिए, उसका एक एपिसोड कीजिए, देखिए उसमें बहुत सारी कंपनीज आती हैं जो पब्लिकली पैसा रेज नहीं कर सकती, इन्वेस्ट फंड्स कलेक्ट नहीं कर सकती। तो भैया वो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स के पास जाती है कि आओ अगर आपको हमारी कंपनी का वर्क प्रोसेस अच्छा लगता है और कंपनी का ऑफर अच्छा लगता है तो हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करो। बट वो हर किसी के लिए नहीं होता, वो इन्वेस्टर्स के लिए होता है, जिसमें जिसके बदले इन्वेस्टर उनसे या तो इक्विटी में हिस्सा लेते हैं या डेट, मतलब उनसे रेस कर डेट की तरह उनको पैसा देते हैं। क्लियर। तो प्राइवेट प्लेसमेंट समझ में आया? नहीं। ओके। सो ये चीज है। तो सबसे पहले पब्लिक ऑफर और प्राइवेट प्लेसमेंट में आप लोगों को आई थिंक सो कि क्लियर हो गया होगा कि क्या चीज है। नाउ एक चार्ट आएगा जिसके अंदर से ये पता चलेगा कि पैसा आप कहाँ कहाँ से कैसे कैसे रेज कर सकते हैं। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट टॉपिक। अब एक बात देखो, फॉर एग्जाम्पल अब इस चार्ट को देखो, ये क्वेश्चन आया होता, इशू ऑफ सिक्योरिटीज। इशू ऑफ सिक्योरिटीज का मतलब क्या होता है कि आप अपने शेयर्स मार्केट में उतारते हैं। तो भैया एक प्राइवेट कंपनी उतार सकती है, एक पब्लिक कंपनी। पहले प्राइवेट कंपनी की बात करते हैं। ये चीज तो क्लियर है कि पब्लिक कंपनी, जब हम प्राइवेट कंपनी के बारे में पढ़ते हैं तो ये चीज तो क्लियर है कि प्राइवेट कंपनी पब्लिक से पैसा रेज नहीं कर सकती। तो कहां से कर सकती है? फर्स्ट वन इज प्राइवेट प्लेसमेंट कर सकती है, यानी कि बिग बिग एंकर से, इन्वेस्टर से, वेंचर से पैसा ले सकती है, मतलब अपनी कंपनी के लिए फंड्स उठा सकती है। दूसरा राइट इशू कर सकती है। राइट इशू मतलब जो ऑलरेडी कंपनी के मेंबर्स हैं उनको राइट शेयर्स देके उनसे उनके थ्रू पैसा ले सकती है। और तीसरा क्या कर सकती है? बोनस इशू कर सकती है। क्लियर। नाउ कम ऑन टू द पब्लिक कंपनी। नाउ देयर आर 4 वेज टू इशू मनी फ्रॉम द पब्लिक। तो सबसे पहला प्रोस्पेक्टस। अब प्रोस्पेक्टस मतलब जनरल पब्लिक से आप कैसे करेंगे? तो जनरल पब्लिक से आप आईपीओ करेंगे। आईपीओ मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफर। फर्स्ट टाइम आप कोई ऑफर निकाल रहे हैं, यानी कि 12% प्रेफरेंस का या इक्विटी का फर्स्ट टाइम निकाल रहे हैं, तो इसको बोला जाता है इनिशियल पब्लिक ऑफर। इनिशियल, राइट, इनिशियल पब्लिक ऑफर। नाउ सेकंड इज एफपीओ। एफपीओ स्टैंड फॉर फर्दर पब्लिक ऑफर, यानी कि आपने पहले कंपनी ने मतलब आईपीओ निकाल लिया है सेम कैटेगरी ऑफ शेयर्स के, लेकिन आप दोबारा ही लेके आ रही है, फर्दर पब्लिक ऑफर। ठीक है। नाउ थर्ड इज ऑफर फॉर सेल। ऑफर फॉर सेल, ओएफएस, ऑफर फॉर सेल। ना ऑफर फॉर सेल, ओएफएस क्या होता है कि कंपनी के जो ऑलरेडी मेंबर्स हैं, जो कंपनी के कुछ शेयर्स को होल्ड करते हैं, वो अपने शेयर्स मार्केट में बेचना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल की बात करती हूँ, ऐसे बहुत सी, आप लोग बैंक में जाते हो, अगर आपने एसआईपी म्यूचुअल फंड्स में देखा होगा, तो वो लोग तुम्हें कोई कंपनी के शेयर्स को सजेस्ट करते हैं कि ये शेयर ले लो सर, ये शेयर ले लो। वो है क्या? जैसे कि फॉर एग्जांपल कोटक महिंद्रा बैंक है। कोटक महिंद्रा बैंक में RIL के, रिलायंस के शेयर्स ले रखे हैं। अब उसने जो शेयर्स ले रखे हैं वो क्या करेगा? अपने कस्टमर में बेच देगा ना। कस्टमर 1 यूनिट भी खरीद सकता है और 10 यूनिट भी खरीद सकता है। तो दैट इज कॉल्ड ऑफर फॉर सेल, जो डायरेक्टली कंपनी नहीं देती, कंपनी के मेंबर्स देते हैं पब्लिक को ऑन द एक्सपेंस ऑफ द कंपनी। दैट इज नोन एज ऑफर फॉर सेल। क्लियर हो गया ये तीनों चीजें? ना पब्लिक कंपनी भी प्राइवेट प्लेसमेंट कर सकती है, राइट इशू कर सकती है और बोनस इशू कर सकती है। ये सारी चीजें के बारे में, राइट इशू, बोनस इशू, ये सारी चीजों के बारे में हम पढ़ेंगे शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर्स वाले चैप्टर के अंदर। क्लियर?
यस। चलिए, अगर आपका चार्ट क्लियर हो गया हो तो यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे कुछ आपकी समरी दे रखी है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंट है। क्या पब्लिक कंपनी आईपीओ एफपीओ कर सकती है? यस। प्राइवेट कंपनी कर सकती है? नो। प्राइवेट प्लेसमेंट दोनों ही कंपनी कर सकती है, चाहे पब्लिक हो चाहे प्राइवेट हो। राइट इशू बोनस शेयर पब्लिक कर सकती है? यस। प्राइवेट कंपनी करेगी? नो। कंप्लायंस विद सेबी रूल्स एंड रेगुलेशन, क्या सेबी के रूल्स एंड रेगुलेशन से कंप्लायंस पब्लिक कंपनी करेगी? यस। ठीक है, क्योंकि भैया आपकी पब्लिक के लिए जब आप शेयर्स इशू करते हो तो आपको सेबी के निगाहों में आप आ जाते हैं, और प्राइवेट कंपनी नहीं। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। या नो दिस टेबल और दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू यू। नाउ द कम ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। चल, नेक्स्ट टॉपिक के करते हैं। सो व्हाट इज द नेक्स्ट टॉपिक? So this blue box is very important, that what is the meaning of securities? Securities का मतलब क्या होता है? एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है, आया भी हुआ है। तो एज पर सेक्शन 23 द टर्म सिक्योरिटी मीन्स द सिक्योरिटी डिफाइन। देखो सिक्योरिटी का मतलब क्या है? जो सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट्स एक्ट में 1956 में डिफाइन है। नाउ सिक्योरिटी इंक्लूड्स, द सिक्योरिटी इंक्लूड्स, तो सिक्योरिटी में अंदर क्या क्या चीज होती है? देखो इंक्लूड्स का मतलब क्या होता है कि इंक्लूड्स इंक्लूसिव डेफिनेशन है। ये कौन सी डेफिनेशन है आपकी? इंक्लूसिव डेफिनेशन। इंक्लूसिव मतलब ये तो है ही है, इसके साथ और भी चीजें आ सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल शेयर है, शेयर सिक्योरिटीज में आते हैं, स्क्रिप्ट आते हैं, बॉन्ड्स आते हैं, डिबेंचर्स आते हैं, डिबेंचर स्टॉक आता है। तो यानी कि इसका मतलब इक्विटी, इक्विटी ही नहीं, सब चीजें आपकी डेट्स कैटेगरी भी आ सकती है, और वो कंबाइंड कैटेगरी को बोला जाता है सिक्योरिटी। जैसे कि आप एक बास्केट्स के अंदर आप एप्पल मैंगो सब रखते हैं, सब कैटेगरी के फ्रूट्स रखते हैं, खट्टे मीठे जैसे, तो वो फ्रूट बास्केट खिलाती है। वैसे ही भैया फ्रूट बास्केट क्या है? सिक्योरिटीज। और उस फ्रूट बास्केट के अंदर शेयर्स भी हैं, डेट्स भी हैं, सारी चीजें। नाउ डेरिवेटिव भी होता है। नाउ सेकंड थिंग इज यूनिट्स ऑफ यूलिप, यूनिट्स ऑफ अंदर इंस्ट्रूमेंट कलेक्टिवली इन्वेस्टमेंट स्कीम, सीआईएस कलेक्टिवली इन्वेस्टमेंट स्कीम, जो गवर्नमेंट की स्कीम्स होती है, उसके अंदर भी कोई शेयर्स वगैरह आपके रजिस्टर्ड है, तो डेट्स कॉल दी, वो चीजें भी आपकी इंक्लूडिंग होगी। सिक्योराइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन एक्ट में फाइनेंशियल चीजें वो भी इंक्लूड होगी। तो ये सारी चीजें म्यूचुअल फंड स्कीमें, यानी कि कुछ कुल मिला के यहाँ पे आपके 4 पार्ट दे रखे हैं, 4 पार्ट्स में आपके ये सारी चीजें इंक्लूड होंगी सिक्योरिटी के। रिमेंबर, सिक्योरिटीज इज अ इंक्लूसिव डेफिनेशन, नॉट एक्सक्लूसिव डेफिनेशन। सिक्योरिटीज क्या है? आपकी इंक्लूसिव डेफिनेशन है, एक्सक्लूसिव डेफिनेशन क्या है? तो आप देखेंगे आगे एनी सर्टिफिकेट, कोई डेट रिसीवेबल का, मोर्टगेज का सर्टिफिकेट है, इस पॉइंट्स में अगर आप देखिए वो सारी चीजें इंक्लूड है। गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, राइट्स एंड इंटरेस्ट इन सिक्योरिटी है, सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई सिक्योरिटी है, तो ये सारी चीजें आपके सिक्योरिटीज में इंक्लूड होगी। ठीक है। सो नेक्स्ट चीज है आपकी एआरडी, आपकी एडीआर एंड जीडीआर मींस अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट एंड ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट। ओके, ये सेक्शन आपका नया आया है इसके अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सेक्शन आया है। तो एडीआर और जीडीआर भी आपकी सिक्योरिटीज के अंदर इंक्लूड होंगी। तो ये अमेंडमेंट है, जो बच्चे नए सिलेबस में कह रहे थे कि क्या अमेंडमेंट है, तो दिस इज द अमेंडमेंट। सो लिस्टिंग डेट्स, ये सारी चीजें इंक्लूड होंगी। क्लियर हो गया या नहीं हो गया ये सेक्शन? ओके, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज, जिसके ऊपर एक एमसीक्यू भी आया है, तो सारे एमसीक्यूज को करते हुए चलेंगे। रेगुलेशन ऑफ सिक्योरिटीज एंड ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। बच्चा लोग इधर देखिए, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एम्पावर टू एडमिनिस्ट्रेट दिस प्रोविजन अंडर चैप्टर पर्टेन टू। भैया जब भी कोई लिस्टेड कंपनी अपने शेयर्स को, अपनी सिक्योरिटीज को ट्रांसफर करती है, तो सेबी उसको, रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में वो रजिस्टर्ड होता है पहले कंपनी, और वो शेयर्स और वो सिक्योरिटीज, और उसको रेगुलेट कौन करता है? आपका सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। राइट, तो एक क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन पूछा गया है एमसीक्यू में, दिया गया है इलिस्ट्रेशन, the powers to administer the matter pertaining to the redemption of preference shares by shares listed vested in Security Exchange India. ओके, सो भैया आप प्रेफरेंस शेयर्स की, बेटा सिक्योरिटी प्रेफरेंस शेयर्स की रिडम्पशन कर रहे हैं। रिडम्पशन का मतलब होता है, रिडम्पशन का मतलब क्या कहते हैं? पेइंग बैक ऑफ द मनी। आप पेइंग बैक कर रहे हैं, रिडम्पशन को, रिडम्पशन वालों को मनी पे कर रहे हैं। तो भैया वो चीज
क्या वो सेबी करेगा? नहीं। अब रिडेम्पशन तो हर कंपनी करती है ना बेटा, कब कर रही है? अब सेबी के पास इतना टाइम है, सेबी सब उसमें, जब सेबी कब अपनी नाक घुसाता है उसके अंदर, सिक्योरिटी एक्सचेंज हो रही है, जब आप नए शेयर्स को या नई सिक्योरिटीज को थ्रू पब्लिक आप लेके आ रहे हैं, लेकिन उसका पेइंग बैक कर रहे हो तो भैया वो तो हम खुद देख लेंगे। ठीक है, समझ आया या नहीं आया? आई थिंक समझ आ गया होगा। तो बच्चे कहते हैं कि मैडम आप एडिट नहीं करते, तो बेटा मैं यहाँ पे जैसा मैं रेगुलर क्लास लेती हूँ अपने स्टूडेंट्स की, मैं वैसा ही क्लास को अपलोड यहाँ पे करती हूँ, ताकि आपको पूरी क्लास वाली फीलिंग आए। आपको ये ना हो कि हम यूट्यूब वीडियो देख रहे हैं, ये कर रहे हैं। हालांकि कुछ बच्चे को पसंद नहीं आए, लेकिन जो समझ सकते हैं कि जो बच्चे पर्सनल क्लास नहीं ले पा रहे हैं, तो उनको क्लास वाली फीलिंग है कि यस मैम क्लास वाली फीलिंग्स में चल रहा है, इसलिए मैं कुछ ऐसे एडिट वेडिट फालतू काम नहीं कर रही, कर सकती हूँ बट नहीं करती, ताकि आप लोगों को ये लिटरली लगे कि यस वी आर टेकिंग द क्लासेस। ओके, यस। नेक्स्ट, what do you mean by the prospectus? Now the meaning, the main thing is going to start कि prospectus का मतलब क्या होता है। तो prospectus का देखो, इसका मतलब है, prospectus means, bold words are very important, document describe, कोई भी document होता है और issued as a prospectus includes, and it includes red herring prospectus जिसके बारे में हमने बात की थी, it includes shelf prospectus, it includes, and prospectus also includes any notice, circular, advertisement or other documents, notice, circular, other। अच्छा बेटा एक चीज और ध्यान रखना, जो बच्चे न्यू है, और एंड में फर्क होता है। और का मतलब क्या होता है, या तो ये लो या ये लो। एंड का मतलब होता है कि दोनों चीजें आपको कंबाइन करनी है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे और का यूज है और यहाँ पे एंड का यूज है। और का यूज क्या कर रहा है, डॉक्यूमेंट डिस्क्राइब और इशूड, या तो डॉक्यूमेंट डिस्क्राइब है या फिर इशू किया गया, बट इंक्लूड्स एंड इंक्लूड, यानी कि रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस भी अगर इंक्लूड है तो वो भी प्रोस्पेक्टस की श्रेणी में आएगा। क्लियर? क्यों दिया जाता है यहाँ देखो, और द अदर ऑफर डॉक्यूमेंट इनवाइटिंग, इनवाइटिंग यानी आप इनवाइट कर रहे हो पब्लिक के अंदर कि आओ भाई आओ और हमारे शेयर्स हमारी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करो। क्लियर हो गया या नहीं हुआ? तो यहाँ पे साफ साफ इंस्टीट्यूट ने बोला है कि प्रोस्पेक्टस की डेफिनेशन में ना दो चीजें कैटेगरी है, दो लिम्स है, दो नॉट्स, मतलब एक नॉट्स के तहत दो चीजों को टांगा गया है। तो आप सोच रहे होंगे कि मैम कौन कौन से नॉट्स की तरह है। तो यहाँ पे आपका प्रोस्पेक्टस दे रखा है इंक्लूड्स, मीनिंग, मीनिंग का मतलब क्या होता है, कोई भी डॉक्यूमेंट जो दिया गया है कंपनी की तरफ से या फिर इशू किया गया है, जिसके अंदर इंक्लूड होता है शेल्फ प्रोस्पेक्टस, रेड हायरिंग प्रोस्पेक्टस और एनी नोटिस सर्कुलर, राइट? ओके, तो यहाँ पे आपका 4 कॉन्स्टिट्यूट होने चाहिए। 4 कॉन्स्टिट्यूट्स का मतलब होता है कोई भी, कि ये 4 चीजें होनी चाहिए प्रोस्पेक्टस की डेफिनेशन में। तो वो वन ऑफ द मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन, मैडम प्रोस्पेक्टस की डेफिनेशन लिखेंगे कैसे? तो ये 4 एलिमेंट्स आपके होने चाहिए। प्रोस्पेक्टस इज अ ऑफर डॉक्यूमेंट डिस्क्राइब, ओके, as a prospectus and includes shelf prospectus, RHP, red herring prospectus and other notice circulars inviting offer document। क्लियर हो गया या नहीं हो गया? आई थिंक सो आपका हो गया होगा क्लियर। अगर आपको अब तक अच्छा खासा समझ में आ रहा है तो भैया कमेंट डाउन में कुछ तो कमेंट कर दिया करो कि मैम समझ आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा। ठीक है, कई बच्चे सोचते हैं बेटा आपकी उंगलियां नहीं घिस जाएंगी, थोड़ा सा यही होता है कि थोड़ा सा कॉन्फिडेंस हमें भी आता है और थोड़ा सा और काम करने का मन करता है कि हाँ और क्लासेस इस तरीके की लेके आए कि बच्चों को बेनिफिट हो सके। ठीक है, आप ये भी जानते हैं कि आई एम न्यू टू द यूट्यूबर, तो मुझे कोई ऐसा बेनिफिट नहीं हो रहा, जो एक मिसकंसेप्शन बनी है कि यूट्यूब से तो आप लाखों रुपए कमा लेते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है, सालों साल लग जाते हैं और एजुकेशन में तो वैसे भी बहुत धीरे चलता है। तो इस बात से सोच लीजिए ये एक इनिशिएट है, नाम तो मैं अपने कोर्स के बारे में एडवर्टाइज कर रही हूँ, ये इनिशिएट है कि भैया जो बच्चे क्लासेस अफोर्ड नहीं कर पाते वो यहाँ के जरिए पढ़ सके और स्टडी मटेरियल के थ्रू पढ़ सके और क्लासेस का एनवायरनमेंट उनको मिले, बस ये इनिशिएशन है मेरा। ठीक है, मैंने यहाँ पे कुछ नहीं बोला कि मेरी क्लासेस में एनरोल करो, ये करो, वो करो। आप ही का स्टडी मटेरियल आप ही के पास है, आप ही के अवेलेबल रिसोर्सेज से मैं पढ़ा रही हूँ, कुछ भी आपसे नहीं कर रही। तो भैया इस चीज को आप थोड़ा आगे बढ़ावा कर सकते हैं कि सिर्फ लाइक करके, शेयर करके या सब्सक्राइब करके, राइट? ओके, ओके, सो दिस थिंग मोस्ट। नाउ अब बात करेंगे डीम्ड प्रोस्पेक्टस की। डीम्ड प्रोस्पेक्टस का सेक्शन होता है 25। नाउ व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द डीम्ड प्रोस्पेक्टस? डीम्ड प्रोस्पेक्टस का मतलब होता है जबरदस्ती मान लेना कि डीम्ड प्रोस्पेक्टस क्या होता है। ठीक है, अब मैं आपको ये डीम्ड प्रोस्पेक्टस एक चार्ट के थ्रू समझाऊंगी। चार्ट के थ्रू इन द सेंस कि मैं समझाऊंगी कि डीम्ड प्रोस्पेक्टस किसको माना जाता है, कैसे होता है। तो सेक्शन नंबर 25 क्या कहता है, आइए। सेक्शन नंबर 25 क्या कहता है, डीम्ड प्रोस्पेक्टस।
ठीक है। तो डीम्ड प्रोस्पेक्टस को समझने की कोशिश करना कि डीम्ड प्रोस्पेक्टस क्या बोलता है। इसके अंदर दो कंडीशंस होती हैं, तो वो दो कंडीशंस अगर कोई भी किसी केस में एप्लीकेबल होती है तो उसको माना जाता है डीम्ड प्रोस्पेक्टस। अभी मैम डीम्ड प्रोस्पेक्टस होता क्या है? एक कंपनी है आपकी XYZ लिमिटेड कंपनी, भैया इनको ना 500 करोड़ की जरूरत है, कितने? अपने न्यू प्रोजेक्ट के लिए 500 करोड़ की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो भैया ये रिक्वायरमेंट है इस कंपनी को। अब ये कंपनी के पास दो ऑप्शन है, या तो भैया IPO पे जाए या फिर किस पे जाए? प्राइवेट प्लेसमेंट में। अब ये इनिशियल पब्लिक ऑफर में गई तो आप कोई भी कंडीशन लगाते हैं कि ये इसका ऑफर आ नहीं पाया मार्केट में, या सेबी की कुछ गड़बड़ हो गई, या कुछ भी चीज हो गई, वो कंडीशन बहुत फुलफिल नहीं कर पाई, ठीक है। नाउ व्हाट इज प्राइवेट प्लेसमेंट? तो इन कंपनी ने कहा इस कंपनी को 500 करोड़ की जरूरत जल्द से जल्द है कुछ टाइम के लिए, क्योंकि इसको अपना प्रोजेक्ट एक्सपेंड करना है, जैसे कि शार्क टैंक में दिखाते हैं। तो ये XYZ कंपनी पहुंची प्राइवेट प्लेसमेंट्स के पास, जिसको इन हाउस एजेंट्स भी बोला जाता है, प्राइवेट प्लेसमेंट्स, ठीक है। इन हाउस रेजिंग के बाद फॉर एग्जांपल प्राइवेट प्लेसमेंट की मैं बात करती हूँ कि ये भैया कोटक महिंद्रा या HDFC बैंक के पास पहुंची, कोटक महिंद्रा या HDFC बैंक के पास पहुंची। इसने बोला कि मुझे 500 करोड़ रुपए की जरूरत है, आप मेरे को शेयर्स, मुझे पैसे दीजिए और मैं आपको कंपनी की शेयर्स दे दूंगी। ये बोले ठीक है। तो भैया कोटक महिंद्रा बैंक ने इस कंपनी को 500 करोड़ रुपए दे दिए, और इस कंपनी ने अपने 500 करोड़ के शेयर्स किसको दे दिए? कोटक महिंद्रा को दे दिए, ठीक है। इतना आया समझ में कि 500 करोड़ के शेयर दे दिए। अब भैया कोटक महिंद्रा ने क्या किया? इसको हम इन हाउस एजेंट भी बोलते हैं, इसको हम इन हाउस एजेंट भी बोलते हैं। लेकिन इस कोटक महिंद्रा ने इस कोटक महिंद्रा ने जब इसे 500 करोड़ के शेयर्स लिए होंगे और 500 करोड़ दिए होंगे, तो बेटा लिखा पढ़ी तो की होगी। तो जब इसने प्राइवेट प्लेसमेंट किया तो इस कंपनी ने इनको एक ऑफर डॉक्यूमेंट दिया होगा। ऑफर डॉक्यूमेंट का क्या मतलब है? ऑफर डॉक्यूमेंट का मतलब है जिसमें टर्म्स एंड कंडीशन, जिसमें से कंपनी की पास्ट प्रेजेंट हिस्ट्री या फिर जो भी शेयर्स है वो सारी चीजें लिखी होंगी। अब ध्यान से सुनना, यहाँ पे डीम्ड प्रोस्पेक्टस की कंडीशन आती है कि कोटक महिंद्रा ने क्या किया? टू कंडीशन। कोटक महिंद्रा ने क्या किया कि 6 महीने से पहले पहले, ठीक है, 6 महीने से पहले पहले, 6 मंथ से पहले पहले ये जो शेयर्स है ना, ये शेयर्स ये पब्लिक पे लॉन्च कर दिए कि आओ हमारे ये शेयर्स हैं इस कंपनी के XYZ के, तो ये पब्लिक को लॉन्च कर दिए, ठीक है। यहां पर और है, फर्स्ट कंडीशन ये है, ठीक है। सेकंड कंडीशन क्या है आपकी कि 500 करोड़ जो कोटक महिंद्रा को XYZ को कंपनी देनी थी, वो लमसम नहीं दिया। लमसम का मतलब होता है इकट्ठा, लमसम का मतलब होता है इकट्ठा नहीं दिया। इसने इकट्ठा नहीं दिया, इसने क्या किया कि ओके मैं तुम्हें इंस्टॉलमेंट्स में दे दूंगा। तो यानी कि ये दो कंडीशन में एक भी कंडीशन प्रेजेंट होगी तो ये जो ऑफर डॉक्यूमेंट मान लिया जाएगा कि कंपनी ने प्राइवेट प्लेसमेंट के लिए कहा था, इस ऑफर डॉक्यूमेंट को क्या मान लिया जाएगा? डीम्ड प्रोस्पेक्टस। क्या मान लिया जाएगा अंडर सेक्शन 25? डीम्ड प्रोस्पेक्टस। बेटा क्लियर हो गया या नहीं हो गया? डीम्ड प्रोस्पेक्टस। अब देखो अल्टीमेटली तो देखो ना भैया, पब्लिक के अंदर शेयर इशू हो रहे हैं। अब 6 महीने से पहले, मतलब कहने को प्राइवेट प्लेसमेंट है, लेकिन आप 6 मंथ से पहले ही पहले उसको पब्लिक में पहुंचा रहे हो, तो भैया यही माना जाएगा कि आपने इनडायरेक्टली क्या किया? पब्लिक से पैसा लिया है। या फिर एक इंस्टॉलमेंट में, अब पब्लिक आपको जो पैसा देती है वो ऑब्वियसली कॉल्स पे देती है ना, ऐसे थोड़ी ना देती है, पहले एप्लीकेशन पे देगी, फिर अलॉटमेंट में फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल, इस तरीके से। तो भैया प्राइवेट प्लेसमेंट कर रहे हो तो उनको इकट्ठा लमसम अमाउंट देना चाहिए था, लेकिन अब वो तुम्हें इंस्टॉलमेंट में दे रही है, तो ये मान लिया जाएगा कि इनडायरेक्टली कंपनी ने कॉल्स पे पैसा क्या किया है? रेस किया है, ठीक है। इसीलिए इन दोनों की कंडीशन को क्या बोला जाता है? डीम्ड प्रोस्पेक्टस। जबरदस्ती का मतलब ये मान लिया कि अगर आप दोनों कंडीशन, ये दोनों कंडीशन में से जो भी कंडीशन प्रेजेंट होगी, तो ये मान लिया जाएगा कि भैया ये जो ऑफर डॉक्यूमेंट है वो डीम्ड प्रोस्पेक्टस है। क्लियर हो गया या नहीं हो गया? तो समझ में आ रहा है या नहीं? ठीक है, ये आपका डीम्ड प्रोस्पेक्टस, एक बार इंस्टीट्यूट के मटेरियल से भी मैं आपको दिखा देती हूँ कि क्या बोलता है ये आपका डीम्ड प्रोस्पेक्टस, ठीक है। तो यहाँ पे आपका प्रिजम्पशन है कि यहाँ पे देखिए कि ये जो मेन है, प्लीज अंडरलाइन। तो मैंने वो जो चार्ट बनाया है, आप जाके बैक में जाके पॉज करके लिख सकते हैं। क्या बोलता है कि इट इज टू बी प्रिज्यूम्ड, मान लिया जाता है कि अगर इनमें से कोई भी कंडीशन और है एंड नहीं है, कोई भी कंडीशन अगर फुलफिल हुई है कि 6 मंथ्स के अंदर अंदर, 6 मंथ्स के विद इन 6 मंथ्स के अंदर अंदर आपने भैया अलॉटमेंट पब्लिक को कर दिया, और दूसरी फुल कंसिडरेशन नहीं रिसीव हुई है, हाफ कंसिडरेशन या इंस्टॉलमेंट पे, तो मान लिया जाएगा कि वो ऑफर डॉक्यूमेंट जो तुमने इन हाउस एजेंट को यानी प्राइवेट प्लेसमेंट्स वालों को दिया था वो डीम्ड प्रोस्पेक्टस है। अब इसके ऊपर ये केस लॉ को याद करना, वो केस लॉ है सेबी वर्सेस कुलम पेपर्स मिल लिमिटेड।
सेबी वर्सेस कुन्नम कुल्लम पेपरवेट्स लिमिटेड। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज मान ली जाएगी डीम्ड प्रोस्पेक्टस की। ओके, तो ये केस लो को नाम याद रखना, अगर कभी आता है तो आप इसमें से लिख सकते हैं। ओके, नाउ सो मैटर्स टू बी स्टेट एडिशनली। अगर भैया आपने क्या लिखा है, द मैटर्स नीड टू बी स्टेटेड एडिशनली इन अ डीम्ड प्रोस्पेक्टस, डीम्ड प्रोस्पेक्टस में अगर मान लिया है तो आपको ये मैटर्स पे हाईलाइट करके लिखना है। यानी सेक्शन 26 किससे डील करता है, प्रोस्पेक्टस से। जो प्रोस्पेक्टस में रिक्वायरमेंट है वो तो लिखनी है, लेकिन आपका अगर डीम्ड प्रोस्पेक्टस माना गया है तो इन एडिशन टू, इसके अलावा आपको ये 3-4 पॉइंट्स लिखने हैं। सबसे पहले कितना अमाउंट आपको इन हाउस एजेंट से रिसीव्ड हुआ है और कितना रिसीव्ड होने वाला है, नेट अमाउंट रिसीव्ड और नेट अमाउंट इज गोइंग टू बी रिसीव्ड। ठीक है, सो आपको डीम्ड प्रोस्पेक्टस के अंदर, भैया प्रोस्पेक्टस अब डीम्ड हो गया तो उसके अंदर भी आपको चेंजमेंट करनी पड़ेगी। ओके, टाइम एंड प्लेस ऑफ द अलॉटमेंट आपको लिखनी है, और पर्सन मेकिंग द ऑफर हुज नेम एज अ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, कौन ऑफर कर रहा है, क्या है, वो सारी चीजें लिखनी है। देन साइनिंग, वेरी इंपॉर्टेंट, डीम्ड प्रोस्पेक्टस को कौन साइन करता है, तो डीम्ड प्रोस्पेक्टस को जो साइन करा जाता है, साइनिंग जो होती है वो यहाँ पे लिखिए अंडर ऑन द बिहाफ कंपनी साइन बाय 2 डायरेक्टर, एक डायरेक्टर नहीं 2 डायरेक्टर होने चाहिए। अब स्टेटमेंट ट्रू एंड फॉल्स क्या था, द मैटर्स स्पेसिफाइड इन अंडर सेक्शन 25 सबसेक्शन 3, ये मैटर्स, 3 मैटर्स कौन कौन से, कि कितना अमाउंट रिसीव्ड हुआ है, कितना अमाउंट रिसीव नहीं हुआ है, टाइम एंड प्लेस एंड दी जो पर्सन मेकिंग ऑफर है। सब्सटीट्यूशन नॉट, इट्स नॉट अ सब्सटीट्यूशन, उसके बदले में नहीं, आपको इंक्लूड लिखना है। सेक्शन 26 माने प्रोस्पेक्टस, नॉर्मल प्रोस्पेक्टस। तो नॉर्मल प्रोस्पेक्टस के अंदर जो बातें लिखी गई है उनके अलावा ये 3 बातें भी आपको लिखनी है। ओके, क्लियर हो गया या नहीं हो गया बच्चा लोग? आई होप सो आपको भैया क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप इस ब्लू बॉक्स को एक बार पढ़िएगा, केस लॉस भी दे रखे हैं इसके अंदर, डिसीजन भी दे रखे हैं, तो आपको यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अभी आज हमने मीनिंग समझा नॉर्मली इस चैप्टर में क्या है, डीम्ड प्रोस्पेक्टस। जो इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा, ठीक है, इसके कई पार्ट्स आएंगे, तो इसके नेक्स्ट पार्ट्स में मैं आपको स्टेटस इन प्रोस्पेक्टस के बारे में बताऊंगी कि क्या होता है प्रोस्पेक्टस, क्या नहीं। तो इस क्लास को मैं यहाँ पे अभी विराम देती हूँ, क्योंकि क्लासेस आपकी जितनी उससे करोगे उतना अच्छा है। पार्ट्स में करो तो 1 घंटे का लो है, तो साथ साथ करते भी जाओगे, पढ़ाई भी करते जाओगे। ठीक है, तो ये चीज थी। सो मिलते हैं आपका नेक्स्ट क्लास के अंदर। टाटा बाय बाय, थैंक